सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ठीक है, देख लिया था हमने लास्ट वीडियोस में कि किस तरीके से ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम जो है इतना फेवरेबल था कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े आराम से जो है हो सकता था। उसी में एक और फेवरेबल कंडीशन था जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या क्या प्रमोट किया, वो है एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करना। अब देखो, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले जो फार्मर्स जो होते थे ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने खाने और कुछ टाइम मतलब एक साल के लिए अपने फैमिली को रन करने के लिए उतने ही अमाउंट में सफिशिएंट करते थे। जैसे एक फैमिली में अगर 3 लोग हैं तो 3 लोगों को साल भर में कितना फूड ग्रेन्स की जरूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। एक्स्ट्रा अमाउंट में वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके कारण से अब यही जो फार्मर्स हैं वो क्या करते थे, जो पहले लिमिटेड अमाउंट में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते थे, अब उन्होंने अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगा कि अभी तक हम लोग सिर्फ अपने खाने के लिए या अपने जरूरत के लिए ही प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो इसको मार्केट में बेच सकते हैं, और मार्केट में बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसी को बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। किस तरीके से ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, सो देखो, ट्रेड इन फूड ग्रेन्स, मीट, कॉटन बिगेन एक्सपांडिंग इन ब्रिटेन फ्रॉम 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के बाद ही जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआती फेज चल रहा था, तो उसी समय जो है जो फूड ग्रेन्स का ट्रेड है, मीट का ट्रेड है, कॉटन का ट्रेड है, ये धीरे धीरे क्या होने लगा था, एक्सपांड होने लगा था, मतलब बढ़ने लगा था। Many tenant farmers began producing for the market. The profit of these farmers grew in the 17th century as the price rose. अब देखो 15th सेंचुरी से ही जो फार्मर जो होते थे वो अपना प्रोडक्शन किस लिए करने लगा, ताकि मार्केट में बेच सके, इसके लिए कर सके। और उनको जो रिजल्ट है, उन्होंने 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चालू किया, और उनका जो रिजल्ट है वो 17th सेंचुरी में जाकर उनको दिखने लगा। क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हद तक ब्रिटेन में हो चुका था, और फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह को रन करने के लिए काफी अमाउंट में जो है रॉ मटेरियल चाहिए रहते थे। तो रॉ मटेरियल की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी, जिससे जो फार्मर्स जो होते थे उन फार्मर्स को भी जो है क्या मिलने लगा, अब ज्यादा पैसा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो है मिलने लगा। The landowners now began showing an interest in agriculture. पहले जो लैंडलॉनर्स होते थे, जो जमीन के जो मालिक होते हैं, बेसिकली अगर जमींदार बोलते हैं जिसको, तो जो जमींदार जो होते थे जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ जमीन होती थी, वो खुद उस पर एग्रीकल्चर नहीं करते थे। वो छोटे छोटे फार्मर्स लोगों को बोल देते थे कि ये लो जमीन, इस पर खेती कर लो, और खेती करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 20%, 40% या 50% हमें ला के देना, बाकी खुद रख लेना। क्योंकि उस समय स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर में उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखता नहीं था, तो जो लैंड ओनर्स जो होते थे वो एग्रीकल्चर में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जैसे ही 17th सेंचुरी में उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और इनको बेचकर जो फार्मर जो है छोटे छोटे, जो कि हमारी ही जमीन पर खेती कर रहे हैं और हमसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो अब उनका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे किधर शिफ्ट होने लगा, एग्रीकल्चर में जो है शिफ्ट होने लगा। They evicted their tenants, hired labor, and began managing their farms themselves. अब पहले वो क्या करते थे, अपनी जमीन को छोड़ देते थे, जिसको खेती करना है कर लो बोलते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, जो उनके जमीनों पर जो है एग्रीकल्चर करते थे वो सारे किसानों को उन्होंने हटा दिया, और खुद जो है क्या किए, लेबर हायर किए, और खुद वहां पर जो है एग्रीकल्चर करवाना चालू किया अपने कंट्रोल के अंदर में। मतलब पहले फार्मर्स करते थे, जैसा मन करे वैसा करते थे। अब सारे के सारे लैंड ओनर्स क्या किए, लेबर हायर किए, और लेबर के थ्रू अपना एग्रीकल्चर जो है करवाना चालू किए। They bought more land from the neighboring farmers and encroached the village commons to create huge land holding. उनके पास जितनी जमीन थी उस जमीन पर तो एग्रीकल्चर करवाते ही थे, साथ ही साथ उनके जमीन के आसपास, उसने एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास जो भी और भी जमीनें होती थी उसको जो है उन्होंने भी क्या कर लिया, खरीद लिया। क्योंकि उनको पता चल गया कि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अपने जमीन को तो एग्रीकल्चर करवाते ही थे, साथ ही साथ आसपास की जो भी जमीन होती थी उसको खरीद लेते थे। इसके अलावा जो गांव में विलेज में देखोगे, गांव एरिया में जो खाली जगह होता है जहां पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, घास चराते हैं, कोई भी एक्टिविटी, पिकनिक जाते हैं, सब करते हैं,
तो उस जगह पर भी जो है इन्होंने क्या किया, उसको इंक्रोच कर लिया, अपना मतलब हड़प लिया उसको, और वहां पर भी जो है एग्रीकल्चर करवाना चालू कर दिया। मतलब खाली पड़ी हुई जमीन किसी की नहीं थी, वो उसको जो है लैंड लॉर्डर्स ने क्या किया, जमींदार लोगों ने हमारा है करके ले लिया और काफी सारी जमीन जो है मतलब जमीन अपने अंडर में कर लिया और फिर वहां पे एग्रीकल्चर काफी ह्यूज अमाउंट में जो है करने लगे। They also introduced new farming technique and began commercial sheep rearing to maximize their profit। और उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स जो होते थे पहले के वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कि इनके पास जमीन भी ज्यादा हो गई, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलने लगा, तो इन्होंने जो है एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी को क्या किया, इन्वॉल्व किया और नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो करके। This huge economic change happened in Britain during the 18th century. It is called agriculture revolution। और इसी को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो एग्रीकल्चर जो होता था वो छोटे छोटे फार्मर्स लोग करते थे, लेकिन अब जो एग्रीकल्चर वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स कर रहे हैं, काफी सारी जमीनों को इंक्रोच करके कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा था जहां पे एग्रीकल्चर में किसी का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक से 17th सेंचुरी के बाद जो है और 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अचानक से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगा और बहुत बड़े लेवल पर होने लगा। और जब भी कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, जब बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर अगर चेंज होना चालू हो जाता है तो उसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन बोलते हैं। It had one distressing outcomes. The peasant who were tenants of the landowners and the Stafford who grazed their sheep in village commons lost their livelihood। अब जो खाली जमीन जो होता था, जिसको जो है वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए तो यूज नहीं होता था, वहां पर लाइवली स्टॉक को जो है ग्रेजिंग करवाने के लिए यूज होता था। अब वो जमीन भी क्या होगी, चली गई, क्योंकि लैंड ओनर्स ने उसको हड़प लिया। They were forced to look for the other livelihood option। और जो लोग पहले एग्रीकल्चर करके अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन जीते थे, अब उसको से छीन लिया उन्होंने लैंड ओनर्स ने, तो अब इनको क्या करना पड़ा, अपने लाइफ को आगे सरवाइव करने के लिए जो है दूसरे ऑप्शन पर जो है जाना पड़ा। मतलब दूसरे ऑप्शन में मतलब नए नए अब इंप्लॉयमेंट ढूंढने पड़े। पहले ये एग्रीकल्चर करते थे, खुश रहते थे, जितना चाहिए होता था उतना मिल जाता था, अब तो इसी को भगा दिया लैंड ओनर्स ने, तो अब इनको जो है क्या करना पड़ा, दूसरे किसी फील्ड में जो है देखना पड़ा। अब इनके पास मजबूरी हो गई कि कोई भी काम मिले उसको करना पड़ेगा करके। The agricultural revolution benefited industrialization two ways। अब ये जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को दो तरीके से फायदा पहुंचा है। कैसे? फर्स्ट was the commercialization of agriculture which increased the production of food grain and meat and the raw material like wool। अब देखो, एक तो फायदा एग्रीकल्चर करने का क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे उनको क्या करने लगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है ज्यादा अमाउंट पे मिलने लगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करने लगे। तो बहुत सारे लोग नई नई टेक्निक्स के साथ अगर एग्रीकल्चर करना चालू कर देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा जो लैंड ओनर जो होते थे वो एग्रीकल्चर तो करते ही थे, साथ ही साथ बहुत सारे जो है जानवरों को भी क्या करते थे, रखते थे, जिससे क्या मिलता था, उनको रॉ मटेरियल मिलता था, जैसे वूल हो गया, वूल एनिमल के थ्रू ही मिलता है ना। तो एक फायदा तो ये हुआ कि अचानक से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया, मीट उनको अब सफिशिएंट अमाउंट में मिलने लगा। इसके अलावा ऐसे एनिमल्स उन्होंने पालना चालू कर दिए जिनके थ्रू वूल मिलता है। सेकेंड है, the second was the exodus of the peasant and the Staffords from the villages to the factories in the cities as an industrial level। दूसरा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने यह फायदा किया कि जो छोटे छोटे लोग लैंड ओनर्स की जमीनों पर पहले खेती करके सरवाइव करके खुश रहते थे, अब उनसे उस जमीन को छीन लिया गया, तो अब वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। अब उनके पास मजबूरी है कि अगर अपने लाइवलीहुड को सरवाइव करना है तो उनको फैक्ट्रीज में जाकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब किसी की मजबूरी होती है, उसको जॉब चाहिए होता है, तो जॉब देने वाला जो होता है अपने मन मर्जी से उसका वेजेस तय करता है, उसका काम का आवर्स तय करता है। अब देखो, ये जो सारे छोटे छोटे जो फार्मर्स थे, अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि फैक्ट्री में जाकर काम करें। तो ये फैक्ट्री में जब जाएंगे ना काम करने के लिए, तो इन्हें बोला जाएगा कि आपको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे और सिर्फ 50 रुपए मिलेगा। तो अब इनकी मजबूरी है भाई, ठीक है। पहले ये लोग खुद एग्रीकल्चर करके खुश रहते थे, अब इनकी एग्रीकल्चर जमीनें छीन ली गई हैं, तो जो इंडस्ट्री के जो मालिक बोलेंगे उन्हीं रेट पर इनको काम करना पड़ेगा और उतना ही टाइम पर जो है क्या करना पड़ेगा, इनको
फैक्ट्री में रह के कम करना पड़ेगा। 12 घंटे काम करेंगे दिन, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 12 घंटे का टाइम रहेगा और 50 रुपए या 60 रुपए सैलरी रहेगी। तो सोचो 50 रुपए 60 रुपए के लिए आदमी 12 घंटे 16 घंटे जो है उस समय मजबूरी में क्या करता था, काम करता था, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। ठीक है, तो इसीलिए जो है दूसरा फायदा इंडस्ट्रीज को यह हुआ कि सस्ते दामों पर जो है अब लेबर मिल गए। How much of their agricultural produce to farmers in your area sell in the market and how much do they retain for household consumption? Discuss in class. आपको एक छोटी सी चीज आपको डिस्कस करनी है कि अपने आसपास के, अपने घर में, आपके घर में भी एग्रीकल्चर होता होगा, तो अपने आसपास और अपने घर में जो है ये पता करना है कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना होता है और उस प्रोडक्शन में से कितना अमाउंट को आप क्या करते हो, मार्केट में बेचते हो, मार्केट में कितना क्विंटल या कितना अमाउंट बेचते हो वो पता करना है, और कितना अमाउंट जो है आप अपने घर में रखते हो ताकि आप क्या कर सको, फ्यूचर के लिए उसको यूज कर सको। ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। तो मैं एक जस्ट आपको रफली आइडिया बता देता हूं। जैसे कोई एक मान लो फार्मर है, उस फार्मर ने क्या किया, 100 क्विंटल जो है क्या किया, राइस का प्रोडक्शन किया। तो इस 100 क्विंटल में से वो क्या करेगा, 60 to 65% अमाउंट को, मतलब 60 to 65% प्रोडक्शन को, 60 से 65% क्विंटल को क्या कर देता है, मार्केट में जो है बेच देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी जो 30 से लेके 35% जो बचता है उसको अपने घर में रखता है ताकि साल भर इससे क्या किया जा सके, फूड जो है कंजम्पशन किया जा सके। ये रेशो रहता है। हो सकता है कि किसी के यहाँ ये रेशो 50-50 भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो आपको इसी चीज का जो है क्लास में डिस्कशन करना है। Second, who reaped the benefit of increased agriculture and production during the agriculture revolution in the Britain? जब ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, इंडस्ट्रीज के लोगों को हुआ और जो लैंड ओनर्स थे उसको हुआ। क्यों? क्योंकि लैंड ओनर जो है अब क्या करने लगे, बहुत सारी जमीनों को इंक्रोच करके अब उस पर एग्रीकल्चर करने लगे और वो मार्केट में बेचने लगे, तो उनको फायदा हुआ। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कैसे फायदा हुआ, जो फार्मर पहले एग्रीकल्चर करते थे अब उनको लाइवलीहुड के लिए कुछ बचा नहीं है तो फैक्ट्री में आकर ही काम करेंगे, तो सस्ते दामों पे उनको लेबर मिल गए और लंबे समय तक के लिए मिल गया। ऐसा नहीं कि लेबर की प्रॉब्लम होगी, हमेशा लेबर अवेलेबल होते थे। अगर कोई लेबर ज्यादा कॉस्ट की डिमांड करता था उसको हटा देते थे, उसके बदले दूसरे लेबर को ले आते थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से वहां पर इंडस्ट्रियल लॉस को जो है बहुत ज्यादा जो है क्या हुआ था, बेनिफिट हुआ था। अब फोर्थ रीजन है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन। अब देखो ब्रिटेन में सब चीज अच्छा है, रॉ मटेरियल मिल गया, सस्ते लेबर मिल गए, पॉलिटिकल कंडीशन अच्छा है, नई नई टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, लेकिन सब सामानों को बेचने के लिए मार्केट चाहिए ना, तो ये मार्केट उनको कहां मिलेगा। तो आपको याद होगा कि 18वीं सेंचुरी तक आते आते कि क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए थे। तो ब्रिटेन अपने कॉलोनीज में क्या करता था, इन सामानों को जो है सस्ते दामों पर बेचता था। जैसे इंडिया एक कॉलोनी था, तो इंडिया में भी पहले कपड़े वगैरह बनते थे, लेकिन वो कपड़े महंगे होते थे। तो ब्रिटेन के जो कपड़े होते थे वो सस्ते होते थे, तो सस्ते चीजों को इंडिया के मार्केट में बेचते थे और इंडिया के लोग उसको खरीदते थे। और इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट पर जो है क्या करते थे, टैक्स बढ़ा देते थे। टैक्स बढ़ाने से क्या होता था, वो ज्यादा महंगे हो जाते थे। तो अब इंडिया जैसे कई सारे कॉलोनी कंट्री में वो क्या करने लगे, अपने सामान को जो है बेचने लगे। By the end of 17th century, British merchants were trading in China, India, Africa, America and other countries. 17th सेंचुरी के एंड तक जो है ब्रिटेन का जो अपना ट्रेड है वो चाइना के साथ भी चालू हो गया था, इंडिया के साथ तो हो ही गया था, अफ्रीका के साथ भी स्टार्ट हो गया था, अमेरिका और भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ ब्रिटेन ने ट्रेड करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। They were also politically active in these countries. इसके अलावा ये यहाँ पर ट्रेड तो करते ही थे, साथ ही साथ पॉलिटिकली क्या होते थे, एक्टिव भी थे। जैसे आपको इंडिया में पता होगा कि इंडिया में ये तो ट्रेड करने के अलावा क्या करते थे, पॉलिटिकल सिचुएशन का भी फायदा उठाते थे, कई जगहों पर जो है अपना खुद का कंट्रोल करना चालू कर दिए थे। एज अ रिजल्ट ब्रिटेन एक्यूमुलेटेड कंसिडरेबल वेल्थ एंड कैपिटल, और इसी कारण से ब्रिटेन को क्या मिल गया था, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा जो है कैपिटल मिल गया था। The merchants got cheap cotton, food grain and other produce from the American colonies.
और ये जो ब्रिटेन के जो लोग होते थे, जो मर्चेंट होते थे, उनको अमेरिका जैसे कंट्रीज के से जो है जो उनकी कॉलोनी थी वहां पर सस्ते दामों पर कॉटन, फूड ग्रेन और अदर प्रोडक्ट जो है क्या होता था, मिल जाता था। और इसको वो क्या करते थे, अमेरिका से सस्ते दामों पर खरीदते थे, ब्रिटेन में जाकर इसमें क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, फिर पूरी दुनिया में क्या करते थे, अपने सामानों को जो है क्या करते थे, बेचते थे। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि जो लंदन है ना, वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट का हब बन गया था, वहीं से सारा सामान आता था, जाता था, ऐसा कंडीशन बन गया था लंदन में। Many financial institutions such as bank were established in these hubs। और लंदन में उस समय बहुत बड़े बड़े बैंक्स जो है क्या हो गए थे, एस्टैब्लिश हो गए थे। अब बैंक क्यों एस्टैब्लिश हो गए थे, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है तो बहुत सारा आपको पैसा चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज को रन करने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। तो पैसा अवेलेबल कराने का काम ही ये बैंक करते थे। और ये बैंक ओपन करने वाले कौन लोग होते थे, यही मर्चेंट लोग होते थे, जिनको ट्रेड में बहुत सारा फायदा हुआ रहता था। उसी फायदे से वो क्या करते थे, अपना जो है बैंक जो है क्या करते थे, ओपन करते थे। यहां क्वेश्चन है, हाउ डज अ बैंक प्रोवाइड कैपिटल फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री। अगर मान लो आपको एक फैक्ट्री ओपन करना है तो बैंक आपको कैसे लोन देगा। आप बैंक के पास गए, बोले भैया मुझे फैक्ट्री ओपन करना है, पैसा दे दो, तो पैसा दे देंगे क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए, चाहे इंडस्ट्री ओपन करने के लिए हो, चाहे किसी भी पर्पस के लिए हो, पहले तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एक आपको आइडिया दिखाना पड़ेगा, आपको मॉडल दिखाना पड़ेगा कि देखिए सर मैं ये ऐसा ऐसा सामान मैन्युफैक्चर करूंगा, ये मशीन लाऊंगा, ये मशीन लाऊंगा, इस मार्केट में बेचूंगा, इस पर्पस के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर बैंक वालों को आपके प्रोजेक्ट में अगर फायदा दिखेगा तो ही वो आपको लोन देंगे, अदरवाइज जो है वो आपको लोन नहीं देंगे। तो लोन मिलना भी आज के डेट में इतना आसान बात जो है नहीं है। सेकंड है, what kind of factories were set up in Britain that got their raw material from the colonies। अब ब्रिटेन में किस तरीके की फैक्ट्रीज जो है एस्टैब्लिश हुई जिनको रॉ मटेरियल उनके कॉलोनी से मिलता था। तो एक तो सबसे बड़ा है कि कपड़े बनाने का फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुआ था। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है खिलौने बनाने के कैपिटल एस्टैब्लिश, मतलब खिलौने बनाने के फैक्ट्रीज जो एस्टैब्लिश हुए थे। इसके अलावा जो है मीट, चिकन, मसाले, सब इस तरह के जितने भी सामान होते थे सबका फैक्ट्री जो है ब्रिटेन में क्या हो गया था, एस्टैब्लिश जो है हो गया था। और पूरी दुनिया से वो रॉ मटेरियल लेकर जाता था, पूरी दुनिया के मार्केट में वापिस वो क्या करता था, उसको बेचता भी था। Industrialization requires adequate capital to set up factories and sell the output for the bigger profit। अगर आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में आपको कैपिटल चाहिए होता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। This money could belongs to an individual or it could be money of many people in financial institution like banks। और ये जो पैसा जो मिलता था, ये पैसा किसी एक पर्सन के थ्रू मिल सकता था या बहुत सारे लोग आपस में मिलकर क्या करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे और उसी से एक इंस्टीट्यूशन बनाते थे जिसको बैंक बोलते थे। तो पैसे के लिए या तो आप किसी बड़े आदमी के पास जा सकते थे या ऐसे बैंकों के पास जाकर जो है उस समय ब्रिटेन के लोग क्या कर सकते थे, पैसा जो है ले सकते थे। The second requirement for industrialization is a market for the goods produced। People should be willing to buy these goods। They should also easily available to the buyers at the minimum cost। दूसरा चीज, एक तो चाहिए था कैपिटल इंडस्ट्री के लिए जो कि कैपिटल बैंकों से मिल जाता था इनको। दूसरा चाहिए था मार्केट। मार्केट कहां से मिलता था, पूरी दुनिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो पूरी दुनिया के मार्केट में इसके सामानों की डिमांड थी, जहां पर वो सस्ते दामों में उसको क्या करते थे, बेचते थे। So there should be market demand for the goods and the buyers with the cash to pay। और वहां पर उनको जो सामान बेचते थे उसके बदले उनको क्या मिलता था, कैश में पैसा मिल जाता था। In addition, the government not levy heavy taxes on the goods and there should be transport facility to reach the good to the consumer in the distant market as cheaply as possible। तीसरा चीज एक और क्या था कि वहां के जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाती थी ब्रिटेन में बने हुए सामानों को। एक और चीज, अच्छा चीज क्या था, वहां की हर जगह पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो कितना भी दूर दराज का एरिया क्यों ना हो, वहां पर बड़े आराम से इन सामानों को जो है ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स के थ्रू क्या किया जा सकता था, पहुंचाया जा सकता था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सारे कंडीशंस हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में ही हैं। The third requirement for industrialization is the availability of the worker who are willing to work at a low wages because they have no other livelihood option other than the factory level।
और एक और चीज क्या चाहिए था इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए, सस्ते दामों पे लेबर चाहिए होता था। तो अभी अभी हमने ऊपर के वीडियोस में देखा था, पहले के वीडियोस में देखा कि किस तरीके से जो छोटे छोटे फार्मर्स जो थे जिनको अपने खेती करने से भगा दिया गया, तो अब वो बेरोजगार हो गए। अब उनको कितना भी पैसा देकर जो है क्या करवा सकते थे, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करवा सकते थे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो सस्ते दामों में इनको लेबर भी मिलना चालू हो गया। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप रॉ मटेरियल। दूसरा चीज क्या चाहिए था, चौथा रिक्वायरमेंट क्या था कि उनको हमेशा जो है सस्ते दामों पर जो है क्या मिलता रहे, रॉ मटेरियल मिलता रहे। तो रॉ मटेरियल के लिए पूरी दुनिया, ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो ब्रिटेन के किसी भी कॉलोनी से वो सामान ले सकते थे। इवन ब्रिटेन में खुद ब खुद क्या हो गया था, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आ गया था, जिसके कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगे थे। तो जिसके कारण से उसका रॉ मटेरियल के सप्लाई में कोई इंटरप्शन देखने को जो है नहीं मिलता था, उनको सफिशिएंट अमाउंट पर रॉ मटेरियल हमेशा मिलते रहता था। Industrialization in Britain made it possible for country to expand its international trade and establish its colony। और इसी के दम पर, अपने सामानों को बेचने के दम पर जो है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को क्या बना लिया था, अपना कॉलोनी जो है बना लिया था। तो ये सब फेवरेबल कंडीशन थे, जिन फेवरेबल कंडीशंस का फायदा ब्रिटेन ने उठाया और अपने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप किया। इंडस्ट्री को सेटअप करके बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद वो कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया था।